फर्स्ट आर्टिकल इंडिया पाकिस्तान ट्रेड रिलेशंस को लेकर के है। इस आर्टिकल में जो राइटर्स हैं वो ये सजेस्ट करते हैं कि समय के साथ में समय की ये मांग है, ये डिमांड है कि इंडिया और पाकिस्तान के जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो दोबारा से स्टार्ट होने चाहिए। थोड़े से हम हिस्ट्री की बात करें तो अभी पाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा ये बोला गया कि हम शुगर, कॉटन यार्न इंडिया से क्या करेंगे, मंगवाएंगे, लेकिन कुछ समय के बाद में मना कर दिया गया, रिजेक्शन कर दिया गया, तो एक डिसअपॉइंटिंग पॉइंट है। तो राइटर ये बोलते हैं कि क्या हमें दोबारा से हमारे ट्रेड रिलेशंस को दोबारा से स्टार्ट करना चाहिए, रिवाइवल करना चाहिए। क्या ऐसी डायलॉग हो सकती है कि हम हमारे ट्रेड रिलेशंस को पुश कर सकते हैं। थोड़ा सा बैक हिस्ट्री की अगर हम बात करें, इंडिया में होता है पुलवामा अटैक। पुलवामा अटैक के बाद में इंडिया पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशंस का दर्जा छीन लेता है। इसके अलावा जो इंपोर्ट हम करते हैं, मतलब वहाँ से सामान इंडिया के में जो आता है उसके ऊपर 200% कस्टम ड्यूटी हाइक कर देता है। इस तरीके के बैन लगाता है, एक्सपोर्ट बैन नहीं करता है इंडिया। बाद में क्या होता है, इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर से जो स्पेशल स्टेटस दे रखा था जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को, वो छीन लेता है। उसके बाद में पाकिस्तान भी दोनों तरफ से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पाकिस्तान बिल्कुल बंद कर देता है इंडिया के साथ में। तो इस तरीके से काफ़ी लंबे समय से इंडिया और पाकिस्तान के जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो ठंडे बस्ते में हैं। ये हमने हिस्ट्री को देखा। अब हम देखते हैं कि जैसे ही पाकिस्तान ने बंद किया था, बिल्कुल बैन कर दिया था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इंडिया के साथ में, कुछ समय के बाद में ही पाकिस्तान इंडिया के साथ में मेडिकल जो सप्लाईज है उसके ऊपर से बैन को हटा देता है। जैसे कि मेडिसिन्स, रॉ मटेरियल्स, इन सब के ऊपर जो इंपोर्ट बैन कर रखा था उनको हटा देता है, क्योंकि इसका मेन कारण ये था कि वहाँ पर क्राइसिस हो गया था एसेंशियल ड्रग्स को लेकर के, और वो पाकिस्तान नहीं चाहता था। इसके अलावा ये जो एसेंशियल ड्रग्स में एसेंशियल जो कमोडिटीज़ को लेकर के जो चीज़ मंगवाई जा रही है दोनों देशों के बीच में, उसमें 3 मोर आइटम्स को इंक्लूजन की ओर बात की जा रही है, शुगर, कॉटन और यार्न, ये और मंगवाया जाए। लेकिन हालांकि अभी इसी के ऊपर कोई बातचीत नहीं बन पाई है। देखो, इतना बैन होने के बाद में भी जब एसेंशियल ड्रग्स को लेकर के दोबारा से ओपन किया गया तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि हमारे बीच में जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो बेहतर हो सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ डाटाज दे रखे हैं इस आर्टिकल में कि हमारे इंडिया में 2020-21 के दौरान इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ऐसा नहीं है कि ट्रेड नहीं हो रहा है, ट्रेड बैन है, बोला जा रहा है बैन है, बिल्कुल बैन है, इंडिया की तरफ से बैन है, पाकिस्तान की तरफ से बैन है। लेकिन फिर भी देखो यहाँ डाटा देखना आप, डाटा से आपको ये पता चलेगा कि 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें अगर हम बात करें अप्रैल टू फरवरी के डाटा हैं, जिसमें $280 मिलियन का बायलैटरल ट्रेड हुआ है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें इंडियाज एक्सपोर्ट टू पाकिस्तान वर्थ $278 मिलियन एंड इंपोर्ट वर्थ $2 मिलियन। मतलब हम सामान ज़्यादा भेजते हैं और वहाँ से मंगवाते कम हैं। 77% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट, जिसमें है कॉम्प्रोमाइज्ड वैक्सीन, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ केमिकल एंड एलाइड इंडस्ट्रीज, ये सारी चीज़ें हम पाकिस्तान को भेज रहे हैं। इसमें इन चीज़ों के ऊपर, शुगर के ऊपर, यार्न के ऊपर, कॉटन के ऊपर ये बोला जा रहा है कि और ज़्यादा क्या भेजा जाए, ये भेजा जाए पाकिस्तान को। पाकिस्तान जो है बैन होने के बाद में भी पाकिस्तान शुगर का, मतलब इंडिया से सेकंड लार्जेस्ट, अगर हम बात करें सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आइटम है वो इंडिया से इंपोर्ट करता है पाकिस्तान। देखो, अगर इंडिया से इंपोर्ट नहीं करेगा पाकिस्तान तो इंडिया से इंपोर्ट ना करने के बजाय पाकिस्तान को रिलाई करना पड़ेगा ब्राज़ील के ऊपर। और ब्राज़ील से जब आप किसी चीज़ को मंगाओगे तो आप डिस्टेंस देखना, मैप देखना आप वर्ल्ड का कितनी दूर है। साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसमें एग्जिस्ट करता है ब्राज़ील, तो ब्राज़ील से शुगर को मंगवाना पाकिस्तान के लिए बहुत महंगा होगा। तो इस आर्टिकल में जो पॉइंट्स दिए गए हैं इनसे यही बात सामने आती है कि हमारे बीच में जो ट्रेड बैन है वो दोबारा से ओपन होना चाहिए। तो इंडिया से पाकिस्तान एक तो मंगवाता है सबसे ज़्यादा शुगर, और दूसरे नंबर पर 17% जो है वो इथाइल अल्कोहल को डिमांड रखता है। मतलब ये सबसे ज़्यादा, फर्स्ट नंबर पर शुगर, सेकंड नंबर पर इथाइल अल्कोहल। टोटल जो इंपोर्ट होते हैं उनमें से फर्स्ट नंबर 31%, टोटल इंपोर्ट्स का 31% शुगर और 17% इथाइल अल्कोहल। ये हमने डिस्कस किया कि देखो बैन है फिर भी ट्रेड रिलेशंस चल रहे हैं।
अब थोड़ा सा हम हिस्ट्री का बात करें कि 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब वॉर हुआ था उस समय भी हमने कुछ लिस्ट मेंटेन की थी। मतलब वॉर होने के बाद में भी हमारे बीच में ट्रेड रिलेशन बंद नहीं हुए थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जैसे पॉजिटिव लिस्ट बनाई थी और नेगेटिव लिस्ट। अब पॉजिटिव लिस्ट नेगेटिव लिस्ट क्या होती हैं? दोनों लिस्ट होती हैं, दोनों में सामान का नाम होता है। पॉजिटिव लिस्ट में उन मतलब स्पेशल उन आइटम्स का नाम होता है जिनके लिए आप ट्रेड करोगे। नेगेटिव लिस्ट में उन आइटम्स का नाम होता है कि इन आइटम को छोड़ करके आप सारी चीज़ें मंगाओगे। तो पॉजिटिव लिस्ट हमने मेंटेन की थी और उनके थ्रू हमारे बीच में ट्रेड रिलेशन बने हुए थे। यहाँ पर अगर हम और देखें तो देखो क्लोजर लुक में अगर हम देखें तो इंडिया 357 एक्सपोर्ट करता है, इतनी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करता है और इंपोर्ट सिर्फ 25 प्रोडक्ट्स करता है। मतलब हमारे ट्रेड में काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल है, इम्पोर्टेंट रोल है पाकिस्तान का, और वहाँ पर जो मार्केट है उसका इंडिया यूज़ कर सकता है। तो इस आर्टिकल में लास्ट में वे फॉरवर्ड में यही बात बोली गई है कि हमारे बीच में ट्रेड रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं, उन्हें चाहें तो हम बेहतरीन करके जो बातचीत का दौर अपना करके डायलॉग का रास्ता अपना करके बेहतरीन कर सकते हैं। क्योंकि देखो दोनों ही देशों को एक दूसरे की ज़रूरत है और दोनों ही देशों को नुकसान है। अगर हमारे बीच में ट्रेड रिलेशन को बैन है तो नुकसान है। बैन देखो बैन है लेकिन फिर भी ट्रेड हो रहा है क्योंकि डाटा सामने आए हैं। अब डाटा सामने आए हैं मतलब ट्रेड तो चल रहा है, तो ट्रेड दूसरे रास्ते से चल रहा है। जैसे या तो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है या फिर हम किसी अदर कंट्री का सहारा लेकर के, जैसे मान लो हमने हमारा सामान भेजा किसी अदर कंट्री में और फिर उस कंट्री ने भेजा पाकिस्तान में, वैसे ही पाकिस्तान भेज रहा है किसी अदर कंट्री में और उस कंट्री से सामान आ रहा है इंडिया में। तो ये जो मीडिएटर जो है ना, देखो हमारी तो बॉर्डर काफ़ी लंबी बॉर्डर शेयर होती है पाकिस्तान के साथ में, तो चाहे तो हम बहुत अच्छे से दोनों की जो गुड्स हैं उनका यूज कर सकते हैं। तो जो मीडिएटर जो कंट्री जिसमें सामान भेजा जा रहा है वो डबल टैक्स इंडिया के लिए भी टैक्स लगा रही है, फिर पाकिस्तान को सामान भेजे उसमें भी टैक्स लगा रही है। तो एक तरीके से जो चीज़ जो आइटम्स बिल्कुल लो लेवल पर लो प्राइस के ऊपर हमें अवेलेबल हो सकते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा टैक्स लगने की वजह से वो प्रोडक्ट्स काफ़ी महंगे हमें पड़ रहे हैं। तो हमारी इकोनॉमी को भी नुकसान हो रहा है। हमारे पड़ोसी देश के साथ में अगर ट्रेड रिलेशन अच्छे होंगे तो हमारे वैसे वाले जो पॉलिटिकल रिलेशन है वो भी अच्छे होंगे। इससे जो हमारी बॉर्डर के ऊपर जो एक क्राइसिस बना रहता है वो भी कम होगा, क्योंकि जब हम ट्रेड के लिए रिलाई करेंगे, जब हमें ज़रूरत महसूस होगी, देखो आप सिमिलर किसी भी चीज़ को जब हम आईआर डिस्कस करते हैं ना, तो आप उसको सिंपल अपने घर के आधार पर, अपनी सोसाइटी के आधार पर डिस्कस किया करो कि जब आपके किसी दूसरी फैमिली के साथ में रिलेशन अच्छे हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हो, बहुत सारी चीज़ों को सुधारने की कोशिश करते हो। आपको लगता है नहीं नहीं इन चीज़ों के लिए तो मुझे आवश्यकता है इस फैमिली की। सेम जो कंट्री के रिलेशन है सेम बात उनके ऊपर अप्लाई होती है कि जब आपके ट्रेड रिलेशन अच्छे हैं, आपको किसी चीज़ की इम्पोर्ट की आवश्यकता है, एक्सपोर्ट की आवश्यकता है, तो आप क्या करोगे? जैसे आपको रॉ मटेरियल की आवश्यकता है और आपको पता है कि आपके पड़ोसी देश नेबर कंट्रीज में रॉ मटेरियल अवेलेबल है, या तो आप मंगवाओ बहुत दूर से या बिल्कुल बगल से आपके वो रॉ मटेरियल आपको अवेलेबल हो जाए, तो आपके इकोनॉमी पे जो बर्डन है वो तो कम होगा ना। अब जब इकोनॉमी पे बर्डन कम होगा तो वो जो मार्केट में जो चीज़ें आएंगी वो सस्ती होंगी तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे तो लिक्विडिटी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी तो मनी का जो फ्लो है मार्केट में वो अच्छे से बनेगा और जो पॉवर्टी है वो कम होगी। मतलब एक चीज़ जो है ना, जो पैसा फिर पॉवर्टी कम होगी, जो पैसा आप चीज़ें खरीदने में लगा रहे थे उनको आप खर्च कर सकोगे एजुकेशन में, और एजुकेशन में खर्च करोगे तो एजुकेशन से क्या होगा, जो आपका यूथ है उसका फ्यूचर बेहतरीन होगा अगर यूथ का, तो आपका कंट्री डेवलपिंग से डेवलप्ड बनेगा और आप पूरे वर्ल्ड की जो बेस्ट इकोनॉमीज़ हैं उनमें शामिल होगी। तो एक जो चीज़ है, अगर आप एक चीज़ को सुधारते हो ना, सेम हमारी लाइफ से रिलेटेड है, हम एक चीज़ को सुधारते हैं तो बहुत सारी चीज़ें एक चेन में सुधर जाती हैं। ठीक है, तो ये हमने इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन को डिस्कस किया। सेकंड आर्टिकल है जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उसने हाल फिलहाल में क्या किया है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मराठा कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया था, उनको ओबीसी में शामिल किया और बोला कि ये बैकवर्ड क्लास है, इनको शामिल करने की आवश्यकता है।
अब इस आर्टिकल को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो मराठा कम्युनिटी को जो रिजर्वेशन दिया गया उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। अनकॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की जो गाइडलाइंस है उनको वायलेट कर रहा है आपका ये रिजर्वेशन। अब इस आर्टिकल में जब सुप्रीम कोर्ट ने मराठा का जो आरक्षण है, रिजर्वेशन है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला तो उसके लिए 3 बेहतरीन उन्होंने मतलब उनके जो ऑर्डर पास किया सुप्रीम कोर्ट ने, 5 जजेस की बेंच ने ये ऑर्डर पास किया। तो उनके 3 मेजर बात निकल कर के आई उनके ऑर्डर में। फर्स्ट जो बात है वो उन्होंने ये बोला कि देखो जो मराठा कम्युनिटी है ना वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास नहीं लगती है। मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि वो इतनी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है कि उसको रिजर्वेशन देना चाहिए। दूसरा मेजर स्टेटमेंट ये निकल कर के आया कि ये जो रिजर्वेशन आप दे रहे हो वो इंदिरा साहनी केस के अकॉर्डिंग 50% की जो एक लाइन डिसाइड की गई थी रिजर्वेशन की उसको वायलेट करती है। और तीसरा स्टेटमेंट ये निकल कर के आया कि 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो आपने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास बनाया है उसके तहत जो स्टेट्स को पावर नहीं है कि आप किसी कम्युनिटी को डाल सको ओबीसी लिस्ट में। ये बात बोली है। इस आर्टिकल में जो राइटर हैं उन्होंने फर्स्ट जो स्टेटमेंट आया कि फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला गया था कि मराठा कम्युनिटी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड नहीं है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, बल्कि लास्ट के जो कोर्ट के जो ऑर्डर आए, लास्ट के 2 स्टेटमेंट है उसके बारे में बात की गई है। मतलब इस आर्टिकल में हम 2 पॉइंट्स को अच्छे से समझेंगे, इक्वलिटी को और फेडरलिज्म को। अब दूसरा पॉइंट जब हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसका दूसरे पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं कि रिजर्वेशन की 50% की जो लिमिट है उसको वायलेट करता है ये मराठा कम्युनिटी को जो रिजर्वेशन दिया गया है वो। तो इसको हम समझेंगे। देखो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको इक्वलिटी को समझना होगा। इक्वलिटी 2 तरीके की होती है, फॉर्मल इक्वलिटी और सब्सटेंटिव इक्वलिटी। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो 6 क्लास की एनसीईआरटी में बेसिक फैक्ट दे रखा है, इक्वलिटी को लेकर के एक पिक्चर दे रखी है जिसमें 3 लोग हैं अलग अलग हाइट की। अगर आप फॉर्मल इक्वलिटी की बात करोगे तो स्टेट क्या करेगा, तीनों को बराबर प्लेस दे देगा, बराबर आधार फंडामेंटल प्रोवाइड करवा देगा। अब देखो तीनों को आपने बराबर प्रोवाइड करवाया, लेकिन जो सबसे बड़ी हाइट का है बंदा वो मान लो ये किसी दीवार के सामने खड़े हैं, 3 अलग अलग हाइट के लोग हैं, एक दीवार के पास खड़े हैं, तीनों को बराबर ऊंचाई दे दी गवर्नमेंट ने। अब क्या होगा, जो सबसे बड़ी हाइट का है वो तो पहले ही अच्छे से देख पा रहा था दीवार के उस तरफ, अब और ज़्यादा अच्छे से देख पाएगा। मीडियम हाइट का भी देख ही लेगा, सबसे छोटी हाइट वाले को तो परेशानी हो गई। लेकिन गवर्नमेंट तो क्या बोल देगी, भैया हमने तो इक्वलिटी दे दी, हमारा तो काम था इक्वलिटी देने का, हमने तो इक्वलिटी दे दी। ये है फॉर्मल इक्वलिटी, सिर्फ दिखाने के लिए इक्वलिटी, जिसका कोई मेजर रोल नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट चेंजेस नहीं आते हैं इस तरीके की इक्वलिटी से। दूसरी होती है सब्सटेंटिव इक्वलिटी। सब्सटेंटिव में क्या होता है कि आप लोगों की पोजीशन देख करके उसको इक्वलिटी प्रदान करते हो। ठीक है, अब लोगों की पोजीशन मतलब जिसके पास में मनी है उसको देखो कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है, जो पहले से ही बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है उसको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसको गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड करवाएगी। जो मीडियम, सेम एग्जाम्पल है, तीनों ही साइज के जो हाइट के 3 पर्सन थे उनकी बात की जा रही है। सबसे बड़ी हाइट का पहले ही अच्छे से उसके पास हाइट है, भगवान ने उसको हाइट दी है तो वो अच्छे से दीवार के उस तरफ देख सकता है, तो उसको गवर्नमेंट कुछ भी प्रोवाइड नहीं करवाएगी। जो मीडियम हाइट का है उसको थोड़ी सी इक्वलिटी प्रदान करेगी ताकि वो जो सबसे बड़ी हाइट का है उसके बराबर आ सके, और जो सबसे छोटी हाइट का है उसको थोड़ा एक्स्ट्रा, मीडियम हाइट से भी एक्स्ट्रा इक्वलिटी प्रोवाइड करवाएगी ताकि इन सब के कंपैरिजन में वो खड़ा हो सके। ये होती है सब्सटेंटिव इक्वलिटी। अब ये सब्सटेंटिव इक्वलिटी जो होती है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 16 सब क्लोज 4 है और आर्टिकल 15 सब क्लोज 4 है, ये गवर्नमेंट को पावर देते हैं कि आप रिजर्वेशन दो, और कोई लिमिटेशन की बात नहीं की गई है। इस आर्टिकल में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया ना उसके खिलाफ में, उसके अगेंस्ट में तर्क दिए गए हैं। तो सेकंड वाला जो हमने देखा कि ये तो 50% का जो
गाइडलाइंस है ना, 50% की जो लिमिट है उसको वायलेट करता है। भाई नहीं करता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं बोला। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि भाई इक्वलिटी दो, आप किसी भी तरीके से दो, और कोई भी लिमिटेशन नहीं है। ये लिमिटेशन तो बाद में लगाई गई थी इंदिरा साहनी केस के थ्रू। इसके बाद में स्टेट ऑफ केरला वर्सेज एन.एम. थॉमस एक केस है 1975 का। इसमें ये जो थ्योरी है ना सब्सटेंटिव इक्वलिटी को, इसको एक तरीके से आधार दिया गया। इसमें कोर्ट ने ये बोला था कि जो बेसिक गारंटी ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फंडामेंटल है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको आप वायलेट नहीं कर सकते। तो इक्वलिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फंडामेंटल है, उसको आप वायलेट नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है कि ये तो 50% की लिमिटेशंस को ओवरराइड कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं बोला गया है। आप दे सकते हो, आप इस आधार पर तो आरक्षण को नहीं रोक सकते हो कि 50% की जो लिमिट है उसको वायलेट कर रहा है। देखो इस तरीके के जो केसेज होते हैं ना, इनको आप राइट डाउन कर लिया करो। मैंने पहले भी आपको बोला है कि स्पेशल आप एक रजिस्टर मेंटेन कीजिए। आप कैसे कर सकते हो रजिस्टर मेंटेन? GS 1, 2, 3, 4 के हिसाब से। जैसे एथिक्स के कुछ इशू आते हैं वो हम एथिक्स में रख सकते हैं, या फिर GS 2 जो है वो हमारे पॉलिटी से रिलेटेड है। तो इस तरीके के केसेज को आप लिख लो, ए 1 लाइन में लिख लो, केसेज लिख लो, सामने लिख लो कि किससे रिलेटेड है। जब आप मेंस में आंसर लिखोगे ना, और जब आप इस तरीके से शुरुआत करते हो आंसर की, इस तरीके के केस का बारे में कुछ बोल करके, जैसे आपको कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में बोल दिया या फिर इक्वलिटी के बारे में कुछ पूछ लिया, तो आप इस तरीके के जो केसेज हैं उनके बारे में लिख सकते हो। देखो ये जो रॉ मटेरियल है ना, कहीं बना बनाया नहीं मिलता है। आप ये मत सोचो कि मैं उसकी PDF पढ़ लूँगा, उसका ये पढ़ लूँ, पढ़ना पड़ेगा। और मैं ये मानती हूँ कि न्यूज़पेपर से अच्छा आपका साथी कोई नहीं है। न्यूज़पेपर आप जितना अच्छे से रीड करोगे, आपकी एक धीरे धीरे एक मेंटलिटी, आपके एक माइंड डेवलप होता है। आप चीज़ों को जब समझते हो तो आपका माइंड डेवलप होगा, और माइंड जब डेवलप होगा ना, तो देखो प्रीलिम्स और मेंस को तो मान लो आपने रट के PDF को निकाल करके, किसी भी कोचिंग के मटेरियल्स को अच्छे से रीड करके आप निकाल सकते हो, लेकिन इंटरव्यू में जो होते हैं ना, वो महारथी बैठते हैं वहाँ पर, और इंटरव्यू में वो फटकने भी नहीं देंगे। सीधी सी बात ये है कि वो फटकने भी नहीं देते हैं। तो आप जब इस तरीके की चीज़ें आपको पता होती हैं, आपको हर चीज़ का प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट पता होता है, तो आप चीज़ों को अच्छे से इंटरप्रेट कर पाते हो। सामने वाले को जब लगे कि हाँ शानदार ब्यूरोक्रेट्स हमारे सामने बैठा है, तो लगना चाहिए UPSC या फिर आप स्टेट PCS दे रहे हो कि हाँ ये ही सेम मतलब कैंडिडेट है जो एलिजिबल है UPSC और स्टेट PCS को क्रैक करने के लिए। तो आपका जो आइडियोलॉजी है ना, वो एक दिन में डेवलप नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि सब कुछ घोट के पी जाओगे, धीरे धीरे डेवलप होगा। आप कोई भी चीज़ को आप डिस्कस करो, एडिटोरियल जब हम डिस्कस करते हैं तो उसमें आप खुद के पॉइंट्स भी देखा करो। जैसे आपको इसमें हो सकता है कि आपको राइटर के अलावा भी कुछ चीज़ें लगे, तो आपको नोट डाउन कर लिया करो उनको। और जो नोट्स है ना वो बहुत क्रिस्प होने चाहिए। देखो स्टेट PCS में भी आजकल ज़्यादा स्टेट PCS में होने लग गया कि एक दिन में 2 पेपर होते हैं, और UPSC का तो है ही कि एक दिन में 2 पेपर होते हैं। रिपीट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, और रिपीट करने के लिए टाइम ज़्यादा चाहिए पर टाइम होगा नहीं। तो आपको जो कम टाइम है उसमें ज़्यादा आप मेमोराइज कैसे रख पाओ, उसके लिए आपके नोट्स जब क्रिस्प होंगे तभी आप रिपीट कर पाओगे। बहुत सारे इश्यूज होते हैं, हम भी जब मेंस देते हैं तो सेम प्रॉब्लम हमें भी होती है और आप लोगों को भी होगी। देखो यहाँ पर जो क्रैक करते हैं और जो कुछ मार्जिन से रहते हैं ना, उनमें ज़्यादा अंतर नहीं होता, सिर्फ थोड़ा बहुत अंतर होता है। थोड़ा बहुत अंतर यही होता है, पढ़ते सब लोग हैं। जिन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया है मतलब वो शानदार स्टूडेंट तो हैं, अब जिन्होंने मेंस भी क्लियर कर लिया वो और भी शानदार हैं। मतलब ज़्यादा अंतर नहीं है। जो 15,000 की लिस्ट आती है ना प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद में, 10 से 15,000 के जो लोग सेलेक्ट होते हैं मेंस के लिए, वो ज़्यादा अलग नहीं होते, वो सब सेम होते हैं, सेम स्टडी करते हैं, सबके पास नॉलेज सेम है। बस प्रॉब्लम ये है कि लास्ट टाइम में वो लोग किस तरीके से अपनी जो नॉलेज गेन की है उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही चीज़ आपको सीखनी है। हम धीरे धीरे जो एजुकेशन ले रहे हैं उसमें हम यही सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम बहुत ही सटीक तरीके से क्रैक कर दें एग्ज़ाम को। ज़्यादा
पढ़ना भी ओवरलोड नहीं करना है, 50 कोचिंग्स के नोट्स नहीं उठाने हैं, सिर्फ एक को उठाना है, लेकिन उसको 10 टाइम्स रिपीट करना है। ओके, तो चलो आगे डिस्कस करते हैं। तो ये हमने फर्स्ट सेकंड जो स्टेटमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसको हमने उसका तर्क देखा कि नहीं, ये वायलेशन नहीं है 50% का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं बोला गया है और दिया जा सकता है 50% से भी ज़्यादा रिजर्वेशन। अब दूसरा बोलता है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 102 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट को ने ये जजमेंट में ये बोला कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास बन गया है, और उसमें नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास जो बना है ना, इसके तहत मतलब 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत सेंट्रल लिस्ट, देखो इसको समझने से पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि एससी और एसटी की लिस्ट को मेंटेन करना सेंटर का काम है। कौन सी कैटेगरी, कौन सी कम्युनिटी किस लिस्ट में रहेगी, ये सेंटर संभालता है। लेकिन ओबीसी हमें दिया गया मंडल कमीशन के तहत, हमें आरक्षण दिया गया 1989 में, और स्टेट लिस्ट भी और सेंट्रल लिस्ट भी होती है। अब इसीलिए आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी कम्युनिटी होती हैं जो स्टेट्स में ओबीसी में आ जाती हैं लेकिन सेंटर में नहीं आती है। एक बात क्लियर हो गई। अब क्या बोला गया, 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये बोला गया कि देखो अब सेंट्रल लिस्ट मतलब सेंटर का काम हो गया है कि किस कम्युनिटी को ओबीसी में डाला जाएगा। मतलब अब प्रेसिडेंट इस बात के ऊपर क्या करेगा, डिसाइड करेगा आफ्टर कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट कि कौन सी कम्युनिटी को किस में डालना है, ओबीसी में डालना है। और जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर है कि वो अल्टर कर सकती है इस सेंट्रल लिस्ट को। अब इस आर्टिकल में जो राइटर है वो ये भी बोलते हैं कि देखो पहले किसके पास पावर थी ओबीसी को लेकर के, सेंटर के पास भी थी और स्टेट के पास में भी थी। 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किसके लिए बोलता है, सेंट्रल लिस्ट के लिए, सेंट्रल लिस्ट के लिए। स्टेट लिस्ट के लिए तो कुछ बोला ही नहीं, तो आप कैसे बोल सकते हो कि स्टेट के पास पावर ही नहीं है, कुछ बोला ही नहीं गया है। दूसरी बात, चलो इस बात से भी आप नहीं मानते हो, मान लेते हो कि नहीं नहीं अब सेंटर के पास ही सब कुछ आ गया है। दूसरा बात, जो जब सुप्रीम कोर्ट को ऐसे लगता है कि इस चीज़ को लेकर के कुछ डिलेमा है, तो पार्लियामेंट में जो प्रोसीडिंग्स चल रही थी उसको हम अगर सुनते हैं तो थावरचंद गहलोत ने उस समय एक बात बोली थी कि देखो स्टेट ने इस बात को उठाया था जब 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद में बात चल रही थी ना, जब वार्तालाप चल रही थी तब इस बात को उठाया था कि ये तो आप हमारी पावर्स को छीन रहे हो। तो थावरचंद गहलोत ने एक बात बोली थी कि नहीं हम नहीं छीन रहे हैं, आपके पास पावर है, हम तो सिर्फ सेंट्रल लिस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जब पार्लियामेंट में ये पावर नहीं छीनी गई, पार्लियामेंट में बोला गया कि नहीं नहीं स्टेट्स के पास पावर है, तो आप बोल ही नहीं सकते हो ऐसा कि स्टेट्स के पास अब पावर नहीं है। ये जो 342 ए जो आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, वो तो किसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, सेंट्रल लिस्ट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, वो स्टेट के लिए नहीं था। और अगर अभी भी अगर स्टेट से ये पावर छीनी जाती है तो ये तो हमारी फेडरलिज्म के खिलाफ है। फेडरलिज्म में आपने पहले अगर पावर दे रखी है स्टेट को और उसको अगर आप छीन करके कम कर रहे हो तो ये तो हमारे फेडरलिज्म के खिलाफ है। तो इस आर्टिकल में जो मराठा कम्युनिटी को लेकर के जो तर्क दिए गए सुप्रीम कोर्ट में, उसके खिलाफ उनके नेगेटिव पॉइंट्स इसमें रखे गए हैं कि इस आधार के आधार पर जो आपने स्टेटमेंट दिए हैं उनको तो इस तरीके से कट किया जा सकता है। आप कैसे बोल सकते हो कि इस आधार पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके।